सोचिए एक शानदार लग्जरी क्रूज पर सफर चल रहा है। ठंडी हवा चल रही है और डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी पानी की लहरों पर चमक रही है। चारों तरफ बस एक सुकून भरी शांति है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। बिल्कुल। लेकिन शायद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस शांत और नीले पानी के ठीक ऊपर सफर चल रहा है, उससे कुछ 100 फीट नीचे उस गहरे अंधेरे में किसी का पुश्तैनी घर, किसी गांव का पुराना स्कूल और पीढ़ियों का इतिहास हमेशा के लिए दफन है। आप देख रहे हैं JS71 क्लासेस। अरे वाह, क्या शुरुआत है। शुक्रिया। तो आज की हमारी इस विस्तृत पड़ताल का विषय है मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बना बरगी डैम। मतलब एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसने लाखों घरों में बिजली और सूखी जमीनों पर पानी तो पहुंचाया, लेकिन अपनी नींव में 162 जीते जागते गांवों को हमेशा के लिए निगल लिया। हाँ, और देखिए, ये सिर्फ कंक्रीट, लोहे और टरबाइन की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये असल में इस बात की एक बहुत गहरी पड़ताल है कि जब हम विकास या डेवलपमेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उस एक शब्द के पीछे इंजीनियरिंग की कितनी बड़ी जीत और इंसानी संघर्ष की कितनी भारी कीमत छिपी होती है। विकास का ये विरोधाभास अक्सर बहुत असहज कर देता है। एकदम सही आपने। और इसीलिए आज का ये सेशन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत अहम होने वाला है। हमारा मकसद सिर्फ तारीखें या कुछ सूखे आंकड़े रटवाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम इस पूरे प्रोजेक्ट के विज्ञान, इसके अर्थशास्त्र और इसके पीछे के उस सामाजिक द्वंद्व को गहराई से समझेंगे, जिनसे अक्सर परीक्षाओं में सबसे जटिल और विश्लेषणात्मक सवाल बनते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी के सबसे बुनियादी हिस्से से शुरू करते हैं। कागजों पर इसका नाम बरगी डैम नहीं है ना? जी बिल्कुल नहीं। आधिकारिक रूप से इसे रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना कहा जाता है। और मतलब ये तथ्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसके भौगोलिक महत्व को हम समझें तो ये जबलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित है और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी नर्मदा पर बना है। राइट, नर्मदा नदी पर। हाँ, और आपको पता है, नर्मदा घाटी में कुल 30 बड़े बांधों की एक विशाल श्रृंखला प्रस्तावित थी और बरगी डैम उस श्रृंखला में पूरा होने वाला सबसे पहला बड़ा बांध था। ये बहुत ही दिलचस्प है कि 30 बांधों की योजना में ये पहला था। लेकिन इसका जो टाइमलाइन है ना, वो मुझे थोड़ा हैरान करता है। मतलब 1971 में योजना बनी, 74 में काम शुरू हुआ और मुख्य ढांचा 88 में जाके पूरा हुआ। हाँ, काफी लंबा समय लगा। वही तो। और अंततः 1990 में ये अपनी पूरी क्षमता यानी 422.76 मीटर तक भर पाया। 16 साल, 74 से 90 तक। एक बच्चा जो निर्माण शुरू होने पर पैदा हुआ होगा, वो डैम के पूरा होने तक तो आराम से कॉलेज पहुंच गया होगा। एक ही प्रोजेक्ट में इतना लंबा वक्त क्यों लगा? क्या ये सिर्फ लाल फीताशाही थी या तकनीक की कोई कमी? देखिए, इसमें प्रशासनिक देरी तो थी ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका मुख्य कारण इंजीनियरिंग की एक बहुत विशाल चुनौती थी। असल में नर्मदा नदी एक रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अच्छा, रिफ्ट वैली। हाँ, तो इतने विशाल जल प्रवाह को रोकना और उसे नियंत्रित करना कोई मामूली काम नहीं था। आप बस इसके आकार की कल्पना कीजिए। ये डैम 69.80 मीटर यानी लगभग 229 फीट ऊंचा है। लेकिन इसकी ऊंचाई से ज्यादा जो चीज हैरान करती है वो है इसकी लंबाई। लंबाई कितनी है इसकी? ये 5.35 किलोमीटर यानी 5357 मीटर लंबा है। रुको, 5.35 किलोमीटर लंबी दीवार। इसे थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। अगर कोई इंसान इतनी दूर लगातार पैदल चले तो उसे एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1.25 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। बिल्कुल, एक छोटे शहर को पार करने जैसा है ये। हाँ, और ये कोई पक्की सड़क नहीं है। ये कंक्रीट और मिट्टी की एक ऐसी विशाल दीवार है जिसे लाखों गैलन पानी का दबाव झेलना है। इतनी लंबी संरचना को पानी के अथाह धक्के से कैसे बचाया जाता है? आखिर ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? यही तो सिविल इंजीनियरिंग का असली कमाल है। इसे समझने के लिए हमें कैचमेंट एरिया यानी जल ग्रहण क्षेत्र को समझना होगा। बरगी डैम का कैचमेंट एरिया 14,556 वर्ग किलोमीटर है। बाप रे। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि 14,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में जो भी बारिश होती है वो सब बहकर सीधा इसी डैम में आती है। 14,000 वर्ग किलोमीटर, ये तो कई छोटे देशों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा इलाका हो गया है।
इतने बड़े इलाके का मानसून का पानी जब एक जगह इकट्ठा होता होगा तो उसका दबाव तो एकदम अकल्पनीय होगा। एकदम सटीक कहा आपने। इसीलिए डैम की दीवार सीधी खड़ी नहीं होती, वो नीचे आधार पर बहुत चौड़ी होती है और ऊपर आते आते पतली होती जाती है। अच्छा, ताकि बेस मजबूत रहे। हाँ, गुरुत्वाकर्षण और कंक्रीट का अपना भारी वजन पानी के इस क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल दबाव को रोकने का काम करता है। लेकिन जब पानी क्षमता से ज्यादा हो जाए ना, तो उसके लिए 21 विशाल रेडियल स्पिलवे गेट्स लगाए गए हैं। मैंने इंजीनियरिंग की किताबों में कई बार ये रेडियल गेट शब्द पढ़ा है। ये हमारे घरों में लगने वाले सामान्य दरवाजों या शटर से अलग कैसे होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये। सामान्य गेट या शटर ऊपर नीचे खिसकते हैं, लेकिन जब लाखों टन पानी का दबाव हो तो किसी सीधे शटर को मोटर से खींचकर ऊपर उठाना बहुत मुश्किल और सच कहूं तो बहुत खतरनाक होता है। घर्षण बहुत ज्यादा होता होगा ना? बिल्कुल, घर्षण इतना ज्यादा होता है कि गेट बीच से टूट सकता है। इसीलिए रेडियल गेट्स घुमावदार यानी कर्व्ड होते हैं और एक धुरी पर टिके होते हैं। पानी का भारी दबाव ही इन गेट्स को खोलने में मदद कर देता है। जब भारी बारिश होती है तो इन 21 गेट्स के जरिए 35,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी एक साथ छोड़ा जा सकता है। 35,000 क्यूसेक। इसे अगर आम भाषा में समझना हो तो कैसे समझेंगे? 1 क्यूसेक मतलब 1 क्यूबिक फुट प्रति सेकेंड, राइट? हाँ बिल्कुल। और 1 क्यूबिक फुट में करीब 28 लीटर पानी होता है। तो 35,000 क्यूसेक का सीधा सा मतलब है कि हर 1 सेकेंड में करीब 10 लाख लीटर पानी डैम से बाहर फेंका जा रहा है। हर सेकंड 10 लाख लीटर? हाँ, आप बस कल्पना कीजिए कि हर सेकेंड आपके सामने से पानी के 10 लाख लीटर के टैंक गुजर रहे हैं। यह बाढ़ नियंत्रण का एक बहुत ही अचूक मैकेनिज्म है जो निचले इलाकों को डूबने से बचाता है। अब समझ में आ रहा है कि इसे इंजीनियरिंग मार्वल क्यों कहा जाता है। तो इस 16 साल की मेहनत, अरबों रुपए और इतनी भारी भरकम तकनीक से अंततः क्या हासिल हुआ? उस दौर में जब इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा जा रहा था, तो इसने क्या चमत्कार किए? देखिए, इसके 3 प्रमुख लक्ष्य थे और कागजों पर इसने तीनों को शानदार तरीके से हासिल किया है। सबसे बड़ा फायदा था सिंचाई। इसने 4,02,000 हेक्टेयर सूखी कृषि भूमि तक नहरों के जरिए पानी पहुंचाया। बहुत बड़ा नंबर है ये। हाँ, एक ऐसा इलाका जो पूरी तरह से अनिश्चित मॉनसून पर निर्भर था, वहां साल भर खेती होने लगी। किसानों की फसल का पूरा चक्र बदल गया। और दूसरा लक्ष्य था बिजली उत्पादन, जो शायद आज के समय में सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। बिल्कुल, यहाँ 105 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इसमें एक तकनीकी वर्गीकरण है जिसे स्टूडेंट्स को जरूर याद रखना चाहिए। 90 मेगावाट मुख्य पावर हाउस से बनती है और 15 मेगावाट नहरों पर बने छोटे पावर हाउस के जरिए बनाई जाती है। कैनॉल पावर हाउस से। राइट। और इसका तीसरा सबसे अहम फायदा है पेयजल। आज जबलपुर और उसके आसपास के कई जिलों की पूरी आबादी की प्यास बुझाने का मुख्य स्रोत यही बरगी डैम है। तो मतलब सिंचाई, 105 मेगावाट बिजली, बाढ़ नियंत्रण और पीने का पानी, ये सारे तथ्य किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अगर हम सिर्फ यहाँ तक की कहानी सुने ना, तो ये एक परफेक्ट सक्सेस स्टोरी लगती है। हाँ, आधी कहानी तो ऐसी ही लगती है। लेकिन यहीं पर कहानी का दूसरा और बहुत ही अंधकारमय पहलू शुरू होता है। जब इतना विशाल कैचमेंट एरिया है और 422 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा जा रहा है, तो वो पानी हवा में तो रुकेगा नहीं, वह जमीन पर फैलेगा। और वो बैक वाटर जहां फैला, वहीं से इस परियोजना का सबसे दुखद अध्याय शुरू होता है। सही कह रहे हैं आप। ये इंजीनियरिंग की वो सच्चाई है जिसे अक्सर विकास की चमक में नजरअंदाज कर दिया जाता है। जलाशय बनाने के लिए जो बैकवाटर पीछे की तरफ फैला, उसने 27,432 हेक्टेयर उपजाऊ जमीन और घने जंगलों को हमेशा के लिए पानी के नीचे डुबो दिया। और इसके जो मानवीय आंकड़े हैं वो सच में सहरन पैदा करने वाले हैं। 162 गांव, कोई एक या दो नहीं, पूरे 162 गांव दुनिया के नक्शे से मिट गए। इनमें मंडला जिले के सबसे ज्यादा 95 गांव थे, सिवनी के 48 गांव और जबलपुर के 19 गांव शामिल थे। कुल मिला के 5475 परिवार रातों रात बेघर हो गए। और हमें ये गहराई से समझना होगा कि ये विस्थापन सिर्फ भौगोलिक नहीं था। मतलब जब एक गांव डूबता है तो सिर्फ ईंट गारे के मकान नहीं डूबते, बिल्कुल पूरी जिंदगी डूब जाती है। हाँ, वो पूरा इकोसिस्टम, वो सामाजिक ताना बाना, पीढ़ियों का इतिहास और वो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था भी डूब जाती है। एक किसान जो पीढ़ियों से एक खास
तरह की मिट्टी में खेती कर रहा है ना, उसकी पूरी पहचान ही मिट जाती है। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही तीखा सवाल उठाना चाहता हूँ। जब भी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो सरकारें मुआवजे का बड़ा बड़ा ढिंडोरा पीटती हैं। मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार 1987 में विस्थापितों के पुनर्वास के लिए 100 मिलियन रुपए यानी 10 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड दिया गया था। हाँ, कागजों पर तो यही था। तो क्या ये मुआवजा काफी नहीं था, या फिर जो अक्सर हमारे सिस्टम में होता है भ्रष्टाचार और लालपीताशाही, उसने इस पूरे फंड को विस्थापितों के लिए एक क्रूर मजाक बनाकर रख दिया? देखिए, ये बहुत ही जायज सवाल है। उस समय 10 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम लग सकती है, लेकिन जरा इसका गणित समझिए। अगर आप 10 करोड़ को 5475 परिवारों में बांटें तो प्रति परिवार मुश्किल से 18,000 रुपए के आसपास की रकम आती है। 18,000 रुपए? एक पूरा घर, खेत और रोजगार खोने के बदले में सिर्फ 18,000? 1987 में भी इतने पैसों से कोई नया घर बनाकर खेती शुरू नहीं कर सकता था। यही तो सबसे बड़ी त्रासदी थी। नीतिगत स्तर पर सरकार सिर्फ जमीन का कागजी मूल्य आंकती है, लेकिन किसान के लिए उसकी जमीन सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि उसकी आजीवन आजीविका का स्रोत होती है। सही बात है। उसे चंद हजार रुपए देकर किसी नई और बंजर जगह पर छोड़ देना पुनर्वास नहीं है। वहां न स्कूल थे, न अस्पताल और न पीने का पानी, और ऊपर से सिस्टम की देरी। जब तक पैसा मिला तब तक कई परिवार भारी कर्ज में डूब चुके थे। बिल्कुल। लोगों के पास न घर था, न रोजगार और न ही कोई भविष्य। तो ऐसे हालात में जब सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाए और पीठ दीवार से लग जाए तो लोग क्या करते हैं? जाहिर है वो लड़ना सीखते हैं, और यहीं से शुरू होता है बरगी डैम के इतिहास का वो पन्ना जो किसी भी सिविल सेवा की तैयारी करने वाले को जरूर जानना चाहिए। बरगी बांध विस्थापित संघ का उदय। एक बहुत बड़ा आंदोलन। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था, ये सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाए रखने की एक हताश लड़ाई थी। बिल्कुल। 1992 और फिर 96 में बहुत ही उग्र और बड़े प्रदर्शन हुए। लोगों की बस एक मांग थी कि डैम का जल स्तर कम किया जाए ताकि उनके बचे हुए गांव पूरी तरह न डूबे और उन्हें जीने का कोई साधन तो मिले। मैंने 96 के उन प्रदर्शनों के बारे में विस्तार से पढ़ा है। जब कोई इंसान अपना सब कुछ खो चुका होता है तो उसे पुलिस या लाठियों का कोई डर नहीं रहता। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस लंबे आंदोलन का कोई नतीजा निकला? क्या सिस्टम को झुकना पड़ा? हाँ, इस अथक संघर्ष के बाद 1994 में सरकार को एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक फैसला लेना ही पड़ा। विस्थापितों को उसी बरगी डैम के जलाशय में मछली पकड़ने का विशेष अधिकार दिया गया। अच्छा, मछली पकड़ने का अधिकार? हाँ, इसके लिए बाकायदा 54 सहकारी समितियां बनाई गई ताकि विस्थापित लोग संगठित होकर मत्स्य पालन से अपना घर चला सकें। रुको, ये सुनने में एक बहुत अच्छा नीतिगत समाधान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये कितना खौफनाक रहा होगा, इसकी जरा कल्पना कीजिए। बिल्कुल आसान नहीं था ये। अब जो इंसान पीढ़ियों से हल चला रहा था, जिसे सिर्फ बीजों, मिट्टी की नमी और बारिश के मौसम की समझ थी, उसे अचानक कह दिया गया कि अब तुम्हारा खेत ये 75 किलोमीटर लंबा अथाह पानी है और तुम्हारा हल ये मछली पकड़ने का जाल है। एक किसान के लिए रातों रात मछुआरा बन जाना, ये तो ऐसा है जैसे किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अचानक सर्जरी करने को कह दिया जाए। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। ये एक बहुत बड़ा और दर्दनाक सोशियो इकोनॉमिक शिफ्ट था, और तकनीकी रूप से भी ये बिल्कुल आसान नहीं था। नदी का पूरा इकोसिस्टम ही बदल चुका था। वो कैसे? जो नर्मदा पहले एक बहती हुई नदी थी, वो अब एक रुका हुआ विशाल जलाशय बन गई थी। बहते पानी की मछलियां अलग होती हैं और रुके हुए गहरे पानी की अलग। उन किसानों को न सिर्फ नाव चलाना और गहरे पानी में जाल फेंकना सीखना पड़ा, बल्कि मार्केटिंग, कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन जैसी जटिल व्यावसायिक चीजें भी सीखनी पड़ी। ये तो वाकई सर्वाइवल और एडेप्टेशन की एक असाधारण कहानी है। बिल्कुल। उन्होंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में सीखा। लेकिन आज अगर आप देखें तो यही मत्स्य पालन करोड़ों रुपए का व्यापार बन चुका है। उन 54 सहकारी समितियों ने लोगों को सिर्फ रोजगार ही नहीं दिया, बल्कि उनका छीना हुआ आत्मसम्मान भी वापस लौटाया है। ये एक ऐसी जीत है जो बहुत कुछ खोने के बाद मिली। लेकिन अगर हम आज की बात करें, वर्तमान की, तो ये जगह एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करती है। जो जगह कभी आंसुओं और प्रदर्शनों का केंद्र था, वो आज मध्य प्रदेश का एक प्रमुख इको टूरिज्म हब बन चुका है। हाँ, समय ने इस जगह का भूगोल और इसकी पहचान दोनों बदल दी हैं। आज ये पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है। आकर्षण कहना शायद कम होगा। आज वहां 75 किलोमीटर तक फैले नीले पानी के बैकवाटर में शानदार क्रूज सफारी होती है,
लोग स्पीड बोटिंग का मजा लेते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा वहां मैकल रिजॉर्ट चलाया जाता है, जहां लग्जरी कमरे हैं। हाँ, और वहाँ का सनसेट तो बहुत ही मशहूर है। बिल्कुल, वहां से सनसेट का ऐसा अद्भुत नजारा दिखता है कि लोग दूर दूर से वीकेंड मनाने आते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ सैकड़ों प्रवासी पक्षी आते हैं। नेचर फोटोग्राफर्स और बर्ड वॉचर्स की तो यहाँ लाइन लगी रहती है। एक तरह से देखा जाए तो प्रकृति ने अपने तरीके से उन घावों को भरने की कोशिश की है जो इंसानों ने दिए थे। वो विस्तृत जल राशि आज एक नए इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रही है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत ही गहरी और क्रूड विडंबना नजर आती है। जब मैं इसके बारे में गहराई से सोचता हूँ तो अजीब लगता है। आज जहाँ सैलानी सनसेट क्रूज पर बैठकर ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाते हैं, कैमरे में मुस्कुराती हुई तस्वीरें लेते हैं, ठीक उसी शांत नीले पानी के कुछ 100 फीट नीचे उन 162 गांवों का इतिहास दफन है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है। उन 5475 परिवारों के पुश्तैनी घरों के खंडहर आज भी उस पानी के नीचे खामोश पड़े हैं। जहां कभी बच्चों के खेलने की आवाजें आती थीं, खेतों में फसलें लहलहाती थीं, वहां आज क्रूज का इंजन शोर करता है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये विकास का सबसे जटिल और बेचैन कर देने वाला पहलू है। जो एक नजरिए से पर्यटन का स्वर्ग है, एक इंजीनियरिंग अजूबा है, लाखों लोगों की जीवन रेखा है, वो दूसरे नजरिए से एक विशाल जल समाधि है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब भी हम किसी नए शहर या प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो उसके हाशिए पर कौन छूट रहा है। और एक जागरूक नागरिक और खासकर भविष्य के अधिकारियों के रूप में जो आज इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक डैम की कहानी नहीं बल्कि एक पूरी केस स्टडी है। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को समेटने से पहले उन सभी विद्यार्थियों के लिए हम जीके फैक्ट्स का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हम इसे रटेंगे नहीं बल्कि जो हमने अभी चर्चा की है उसी से बुलेट पॉइंट्स निकालेंगे। तो सबसे पहला और जरूरी तथ्य जो अक्सर राज्य लोक सेवा आयोगों में पूछा जाता है, नर्मदा नदी पर जो 30 बड़े बांधों की एक पूरी श्रृंखला प्रस्तावित थी, उसमें बरगी डैम उस श्रृंखला में पूरा होने वाला सबसे पहला बड़ा बांध है। और हाँ, इसका आधिकारिक नाम रानी अवंतीबाई लोधी सागर है। अगर आप MPPSC या व्यापम जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बरगी डैम शायद विकल्प में हो भी नहीं, इसलिए ये नाम हमेशा याद रखें। बिल्कुल। तीसरा तथ्य इसके विस्तार को लेकर है। इसका जो बैक वाटर या जलाशय है वो पीछे की तरफ मंडला जिले तक लगभग 75 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। यही वो फैलाव था जिसने सबसे ज्यादा विस्थापन किया। चौथा पॉइंट इंजीनियरिंग और बाढ़ नियंत्रण से जुड़ा है। इस डैम में कुल 21 विशाल रेडियल स्पिलवे गेट्स लगाए गए हैं जो भारी दबाव झेलते हैं। और पांचवा, वो सबसे अहम और दर्दनाक फैक्ट जिसे आपको कभी नहीं भूलना है, इस परियोजना के कारण मुख्य रूप से कितने गांव जलमग्न हुए थे? 162 गांव। जी हाँ, 162। ये आंकड़ा कई बार सीधे ऑब्जेक्टिव सवाल के रूप में पूछा जाता है। इन तथ्यों और आंकड़ों को याद रखने के